ज्योमेट्री का खेल, काला जादू। पूरे महीने का जेब खर्च जमा करके दीपक ने उसे तांत्रिक बाबा के चरणों में रख दिया। इसे स्वीकार करो महाराज, और मुझे काला जादू सीखने की किताब दे दो। तांत्रिक ने भेंट स्वीकार कर ली थी। ले ये पुस्तक, इसमें प्रेतों को वश में करने के मंत्र लिखे हैं। अब तू अपने सब कष्ट स्वयं ही दूर कर सकेगा। धन्यवाद महाराज। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन दीपक तांत्रिक से लाई पुस्तक पढ़ने में व्यस्त था। प्रेत को वश में करके उससे कोई भी काम कराया जा सकता है। तभी दीपक के पापा वहां आते हैं। क्या पढ़ रहे हो दीपक? पुस्तक है डैडी। तुम्हें ज्योमेट्री का अभ्यास करना चाहिए। 2 साल से उसी में फेल होते आ रहे हो। इस बार ऐसा नहीं होगा डैडी, यही अच्छा है। अगर इस बार भी ज्योमेट्री में फेल हो गए तो मैं तुम्हें पढ़ाई छुड़वा कर फैक्ट्री में काम पर लगा दूंगा। जी डैडी। डैडी के जाने के बाद हा 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 हा, इस बार तो मैं ज्योमेट्री में फर्स्ट आऊंगा, क्योंकि ज्योमेट्री का पेपर मेरे स्थान पर वह प्रेत देगा जिसे मैं काले जादू द्वारा अपने वश में करने जा रहा हूं। उसने काले जादू की पुस्तक उठाई। पुस्तक में लिखा है, प्रेत को बुलाने का मंत्र पढ़ने से पूर्व अपने गिर्द सुरक्षा घेरा बनाना आवश्यक है। पहले एक बड़ा व्रत, फिर उसके मध्य एक दूसरे को काटते 2 त्रिभुज इस प्रकार बनाने हैं कि एक तारे की आकृति बन जाए। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। पहले ये सामान हटाया जाए। चौक लेकर फर्श पर रेखाएं खींचनी प्रारंभ की। प्रेत इस सुरक्षा घेरे को पार करके मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। सुरक्षा घेरे के बीच बैठकर उसने मंत्र पढ़ने आरंभ किए। जय भैरव। काफी देर तक मंत्र का जाप करने के बाद एकाएक कमरे में किसी का भयानक ठहाका गूंज उठा। प्रेत आ रहा है, मुझे मंत्र पढ़ते रहना चाहिए। आओ भैरवनाथ। अगले ही पल कमरे में धुएं का बवंडर प्रकट हुआ। जय भैरवनाथ। फिर उस धुएं ने प्रेत की आकृति धारण की। क्यों बुलाया है मुझे? हे भगवान, कितना डरावना है। दीपक ने अपना भय छुपाकर शांत स्वर में कहना आरंभ किया। मेरा एक काम कर दो। कल मेरा ज्योमेट्री का पेपर है और मैं ज्योमेट्री में बहुत कमजोर हूं। हंस क्यों रहे हो? इसलिए कि तुम ज्योमेट्री में वाकई बहुत कमजोर हो। प्रेत उसके खींचे सुरक्षा घेरे को पार करके निकट आ गया था। प्रेत को बुलाने से पूर्व सुरक्षित सुरक्षा घेरा बनाना आवश्यक होता है मूर्ख। प्रेत का शिकार बनते हुए उसके मस्तिष्क में अंतिम विचार उभरे थे। उफ, मैंने जो व्रत और त्रिभुज बनाए थे वो पूर्ण नहीं थे, क्योंकि मेरी ज्योमेट्री ही तो कमजोर है। मुफ्त में पास होने की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी उस पढ़ाई से जी चुराने वाले छात्र को। आत्मा का भूत। कत्ल के केस में अनिल दिवाकर को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा वह उन परिस्थितियों को याद कर रहा था जिनका शिकार होकर वह इस अंजाम तक पहुंचा था। पैसे के लेन देन पर अनिल दिवाकर ने अपने मित्र प्रकाश की हत्या कर दी थी। आज मैं तुझे यहाँ इस वीराने में इसलिए ही लेकर आया था प्रकाश, ताकि तुम फिर कभी मुझसे उधार का 50,000 रुपया न मांग सको। प्रकाश की लाश को
अनिल ने वहीं एक जौहड़ में फेंक दिया था। इस जौहड़ की गहराई का किसी को पता नहीं। मेरा जुर्म साबित करने के लिए इसकी लाश भी ना मिल पाएगी। प्रकाश की लाश को ठिकाने लगाकर अनिल दिवाकर वहां से वापस चला आया था। इसकी रोज रोज की चकचक से छुटकारा मिला। लेकिन कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। उस रात अनिल दिवाकर चैन से सो ना सका था। ओह, कहीं मेरी लाख सावधानी के बावजूद भी घटना स्थल पर मुझसे कोई ऐसा सबूत तो नहीं छूट गया जो कल मेरी गर्दन फांसी के फंदे तक पहुंचा दे। उसने एक बार अपनी सभी चीजें चेक की और अचानक उसके जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। हे भगवान, मेरी रिस्ट वॉच कहां गई? हो ना हो मेरी रिस्ट वॉच जरूर घटना स्थल पर उस वक्त गिर गई होगी जब मैं प्रकाश का गला दबा रहा था। सुबह होते ही मैं वहां से अपनी रिस्ट वॉच ढूंढ लाऊंगा। नहीं नहीं, सुबह तो देर हो जाएगी। कहीं तब तक रिस्ट वॉच किसी के हाथ लग गई तो? मैं रिस्क नहीं ले सकता। मुझे वह रिस्ट वॉच ढूंढनी ही होगी। हत्या करते समय अनिल दिवाकर इतना नहीं डरा था जितना उस समय थर्रा रहा था। कहां गई? यहीं कहीं गिरी होनी चाहिए। उफ, ये रही, मिल गई। रिस्ट वॉच वापस कलाई में डालकर वह चल पड़ा। लेकिन उस रात दुर्भाग्य उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। ठहरो! इतनी रात गए कहां से आ रहे हो? मेरा स्कूटर खराब हो गया था इसलिए। लेकिन तुमने ये टी शर्ट उल्टी क्यों पहन रखी है? बेड़ा गर्क, जल्दी में टी शर्ट उल्टी पहनने का मुझे पता ही ना लगा। इस मुसीबत के क्षण में अनिल दिवाकर के दिमाग में यही उपाय आया था। सर, स्कूटर पर टी शर्ट जल्दी गंदी हो जाती है और अभी मुझे कल भी इसी से काम चलाना है। ये मैली ना हो जाए इसलिए मैंने इसे उल्टा पहना हुआ है। ठीक है, जाओ। ओह, आज तो बाल बाल बचा हूं, लेकिन कल क्या होगा? उस पल तो अनिल दिवाकर बच निकला, लेकिन अपने जुर्म के भयावह अंजाम की कल्पना से उसका रोम रोम कांप रहा था। अगले दिन यह जानने के लिए कि कहीं उसकी काली करतूत दुनिया के सामने तो नहीं आ गई, वह जौहड़ पर जा पहुंचा था। ओह, ये भीड़ क्यों लगी है यहाँ पर? कहीं लोगों को जौहड़ में डूबी हुई प्रकाश की लाश का पता तो नहीं चल गया है? जरूर यही हुआ होगा। लाश हल्की होकर पानी के ऊपर आ गई होगी। अनिल दिवाकर के जिस्म में जैसे जान ही बाकी ना थी। अब पुलिस आएगी, तफ्तीश होगी, प्रकाश की जान पहचान वालों से पूछताछ होगी, मुझसे भी होगी, और मैं इस बात से इनकार नहीं कर पाऊंगा कि प्रकाश ने मुझसे 50,000 रुपया लेना था। फांसी, तुझे फांसी होगी दिवाकर, फांसी। एकाएक ही वह विचार उसके दिमाग में उभरा था। अगर मैं अपने जुर्म का इकबाल कर लूं तो शायद कानून मुझ पर रहम करे और मुझे फांसी की सजा ना दे। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं अपना जुर्म कबूल कर लूंगा, क्योंकि जब तक मैं ऐसा नहीं करूंगा मैं एक पल भी चैन से सांस नहीं ले पाऊंगा। और अनिल दिवाकर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। वो हत्या मैंने की है इंस्पेक्टर, वो हत्या मैंने की है। मैं स्वयं को कानून के हवाले करता हूं। कौन सी हत्या? किस हत्या की बात कर रहे हो तुम? वह इलाका आपके ही क्षेत्र में आता है। क्या आपको किसी लाश के मिलने की खबर नहीं मिली है? नहीं, मगर अब तुम बताओ, किसकी हत्या की है तुमने? लाश कहाँ है? अनिल दिवाकर बुद्ध सा बना इंस्पेक्टर की शक्ल देख रहा था। ऐसा कैसे हो गया कि लाश की खबर अभी तक पुलिस को नहीं मिली? इंस्पेक्टर को लेकर अनिल दिवाकर जौहड़ पर पहुंचा और लाश को बाहर निकाला गया। उफ, तो सुबह यहां भीड़ क्यों लगी थी? लाश तो अब मिली है। और तब इंस्पेक्टर ने उसे बताया वह रहस्य। मिस्टर दिवाकर, सुबह वह भीड़ गांव वालों की थी जिनकी एक भैंस उस जौहड़ में गिरकर डूब गई थी।
इस रहस्योद्घाटन पर अनिल दिवाकर की खोपड़ी चक्कर खा रही थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उफ, अपनी आत्मा के भूत से ना बच पाया मैं, जो कि डर बनकर मेरे सिर पर सवार हो गया था। और इस प्रकार अनिल दिवाकर आत्मा के भूत का शिकार होकर आजीवन जेल की काल कोठरी का मेहमान बन गया था। मंथाली का श्राप। हिमालय के इन दुर्गम एवं कठिन रास्तों पर यात्रा करना मौत से पंजा लड़ाने के समान था। हर मोड़ पर अनहोनी घात लगाए बैठी थी। बहुत खतरनाक रास्ता है मदन सिंह, अभी और कितना ऊपर जाना होगा। हम बस्ती के निकट पहुंच चुके हैं धर्म सिंह, चलते रहो। पहाड़ी मैदान में अशिक्षित नागाओं की बस्ती में अजनबियों का स्वागत नहीं किया जाता था। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? हम पर्यटक हैं। सुना है इस बस्ती के निकट मंथाली की गुफा है, हम वही देखने आए हैं। मंथाली की गुफा में अजनबियों का जाना मना है, तुम लोग वापस जाओ। इतना खतरनाक सफ़र करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अब मंथाली के दर्शन किए बिना वापस नहीं जाएंगे। अगर तुम्हारी यही जिद है तो मंथाली के दर्शन करा दिए जाएंगे, मगर उसकी ओर बुरी नज़र न डालना। रात उन्होंने एक झोपड़े में बिताई। फिर सुबह एक नागा उन्हें मंथाली की गुफा के मुहाने पर पहुंचा आया। बड़ा रहस्यमय स्थान है, अभी तुमने देखा ही क्या है, भीतर चलो। गुफा के भीतर मंथाली की प्रतिमा स्थापित थी। उफ, कितनी क्रूप महिला है ये, लेकिन उसका सुंदर और अनमोल हार भी तो देखो। तभी कोबरा, उफ, ये कहां से आ गया? मंथाली के हार पर बुरी नजर डालोगे तो घाटे में रहोगे। उस हार पर एक भयानक श्राप का प्रभाव है। तुम कौन हो? मैं तो हार को सिर्फ निकट से देखना चाहता हूँ। मैं जंगू हूँ, इस गुफा का प्रहरी। तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लगती है शहरी बाबू, फौरन यहाँ से लौट जाओ। भूत की औलाद, अब तो मंथाली का हार लेकर ही इस बस्ती से जाऊंगा। धर्म सिंह जबरदस्ती उसे गुफा के बाहर ले आया था। मदन, क्या तुम उस हार के चक्कर में यहाँ आए हो? हाँ धर्म सिंह, मुझे वो हार अपनी प्रेमिका शोभना के लिए चाहिए, तभी वह मेरी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करेगी। वह धर्म सिंह को शोभना के विषय में बताने लगा। शोभना बहुत सुंदर और धनवान है। आभूषण, कीमती हीरे तथा रत्न उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत सुंदर। इन आभूषणों और हीरे जवाहरातों ने तुम्हें और भी सुंदर बना दिया है शोभना, तुम में कोई कमी नहीं है। सच? एक कमी है मदन, मेरे गले में मंथाली का हार नहीं है। वो हार मुझे ला दो मदन, तभी मैं तुमसे विवाह करूंगी। अगर तुम्हारी यही शर्त है तो मैं अपनी जान पर खेल कर भी मंथाली का हार ले आऊंगा। ओह, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम वह हार चुराने जा रहे हो तो मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं आता। तभी उन्हें चारों ओर से नागाओं ने घेर लिया था। तुम लोगों को तुरंत यहाँ से जाना होगा। हम नहीं जाएंगे तो फिर तुम्हारी लाशें जाएंगी। जांगू तुमसे नाराज हो चुका है। ठहरो, तुम अपने साथ मुझे भी मरवा दोगे मदन? चलो, हमें वापस जाना होगा, लेकिन मैं हार लिए बिना नहीं जाऊंगा। बस्ती वासियों ने उन दोनों को उसी समय वापसी के लिए बाध्य कर दिया था। जाओ, निकल जाओ। उन्होंने यात्रा आरंभ की तो जांगू ने भी गुफा से बाहर आकर उनकी ओर देखा था। वह अभी तक हार के लालच से मुक्त नहीं हुआ। बस्ती से कुछ दूर आने के बाद जीप रोको धर्म सिंह। ओह, अब क्या हुआ? मैं वह हार लेने जा रहा हूं, तुम यहीं प्रतीक्षा करना। मान जाओ मदन सिंह, वो हार मनहूस है, लेकिन मेरे लिए वो हार सौभाग्य का प्रतीक है। मंथाली का हार पहनकर ही शोभना मेरी दुल्हन बनेगी। अगर तुम साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। मदन सिंह अकेला ही मंथाली की गुफा की ओर बढ़ चला। जांगू समझ रहा होगा कि मैं अब लौट कर नहीं आऊँगा।
जल्दी ही वह गुफा के मुहाने पर पहुंच गया। बस्ती वाले भी जा चुके हैं, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। चोरों की भांति उसने गुफा में प्रवेश किया। अगर जांगू मेरे रास्ते में आया तो उड़ा दूंगा कमबख्त को। मुझे वो हार लेकर ही जाना है। मंथाली की प्रतिमा के निकट अब एक मशाल जल रही थी। जांगू मेरा काम आसान करने के लिए प्रकाश का प्रबंध करके गया है। हा 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 हा। तभी ओह, ये फिर आ गया, लेकिन मुझे रोक नहीं सकेगा। सिर्फ एक गोली। गोली चलते ही मशाल स्वयं बुझ गई थी। ओह, शायद हवा से मशाल बुझ गई है। मेरी गोली सांप को लगी थी, वह मर गया होगा। अचानक उसके पांव को ठोकर लगी तो ओह, ये तो जांगू है। इसे किसने मार डाला? और वह कोबरा कहाँ गया? जगमगाते हार को देखकर वह सांप को भूल गया। यही चाहिए मुझे, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। अगले ही पल हार उसकी जेब में पहुंच चुका था। हा 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 हा, अब शोभना मेरी बन जाएगी। फिर वह सिर पर पांव रखकर भागा था, आ गया बाहर। अगले ही पल उसकी खुशी काफूर हो गई। तुम बहुत जिद्दी हो तुम शहरी बाबू। आखिर मंथाली का हार उतार ही लाए। हाँ, अब वो हार मेरा है। हट जाओ रास्ते से, अब हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। जाओ, चले जाओ। जीप की ओर दौड़ते हुए मदन संशय में था। उन्होंने मुझे इस तरह जाने क्यों दिया? कहीं पीछे से हमला तो नहीं करेंगे? लेकिन वह जीप तक सुरक्षित पहुंच गया। धर्म सिंह, आ गए तुम? क्या हार भी ले आए हो? हाँ, अब फौरन यहाँ से चलो। जीप फौरन ही रवाना हो गई। तुम मुझे सीधा एयरपोर्ट पहुंचाओगे धर्म सिंह? मैं फौरन शोभना के पास जाना चाहता हूँ। कुछ ही घंटों बाद मदन सिंह विमान में उड़ान भर रहा था। मैं आ रहा हूँ शोभना। दूल्हे की भांति सजकर वह शोभना के घर पहुंचा था। मेम साहब बेडरूम में आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। बेडरूम में आ गए मदन? मेरा उपहार लाए हो? लाया हूं प्रिय। यह हार पहनकर तुम में कोई कमी नहीं रहेगी शोभना। तुम संसार की सबसे सुंदर स्त्री दिखाई दोगी। धन्यवाद प्रिय। हार गर्दन में पड़ते ही शोभना का चेहरा धुआं होने लगा था। मदन, क्या हुआ शोभना? तुरंत ही धुआं छट गया और शोभना का चेहरा देखकर मदन की सांसें घुटने लगी थी। मंथाली, ये क्या हो गया? तभी कमरे में जांगू का स्वर गूंजा था। शहरी बाबू, मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये हार एक भयानक श्राप के प्रभाव में है, और वह श्राप यही है कि जो स्त्री इसे पहनेगी वह मंथाली की तरह कुरूप बन जाएगी। मदन के लिए ये आघात जानलेवा बन गया था। उसके हृदय की गति रुक गई थी। स्वयं को आईने में देखकर शोभना भी खड़ी नहीं रह सकी थी। हे भगवान! कमरा जांगू और मंथाली के ठहाकों से गूंज रहा था। मौत के बाद न्यूक्लियर वॉर यानी एटमी जंग के बाद धरती से मानव जीवन की समाप्ति निश्चित है। लेकिन क्या तबाही के पश्चात धरती पर दोबारा जीवन पनपने की संभावना है? इसी प्रश्न का संभावित उत्तर इस चित्रकथा में दिया जा रहा है। सिविल इंजीनियर तूरस अपनी पत्नी के साथ विचार मग्न था। कुछ ही दिनों में एटमी जंग छिड़ जाएगी। मैं एक ऐसी पनाहगाह का निर्माण करने जा रहा हूं जिसमें बैठकर परमाणु युद्ध की तबाही से सुरक्षित रहा जा सकेगा। तूरस के अभियान में उसका मित्र मैग भी शामिल था। यह तहखाना मैंने मकान बनाते समय ही तैयार करवा लिया था। एटॉमिक रेडिएशन से बचने के लिए हमें इस तहखाने की दीवारों को लोहे की चादरों से ढांकना होगा। तहखाने को सुरक्षित बंकर में बदलने का काम शुरू हो गया। आने दो, रस्सी छोड़ दो।
तीनों दिन रात मेहनत कर रहे थे। बस एक दीवार और शेष बची है। शीघ्र ही अंतिम दीवार का काम भी समाप्त हो गया। हा हा हा, मेरी पनाहगाह तैयार है। परमाणु ऊर्जा इन दीवारों को चीरकर भीतर नहीं आ सकेगी। फिर वह आवश्यक वस्तुओं का भंडारण करने में जुट गए। तुम यह फोल्डिंग पलंग ले जाओ मैक, मैं राशन का सामान लेकर आता हूं। 12 घंटों के भीतर ही उन्होंने राशन सहित सभी आवश्यक सामान नीचे पहुंचा दिया था। अब हमारी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। जरूरत का सारा सामान और 3 आदमियों के लिए 3 महीने का राशन यहाँ मौजूद है। वेरी गुड। युद्ध छिड़ते ही हम लोग यहाँ आकर छुप जाएंगे। फिलहाल ऊपर चलो। युद्ध छिड़ने की प्रतीक्षा करते हुए तीनों ही अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। सारी दुनिया तबाह हो जाएगी मगर हम 3 जीवित रहेंगे। दुनिया की तबाही के बाद वीरान धरती पर मेरी और तूरस की हैसियत एडम और ईव की तरह होगी। तूरस के विचार उनसे जरा भिन्न थे। नीचे 3 आदमियों के लिए 3 महीने का राशन है, लेकिन अगर उसे एक ही आदमी इस्तेमाल करे तो वह राशन 9 महीने तक चल सकता है। आधी रात के समय अचानक ही खतरे का सायरन चीख उठा। ओह, जंग छिड़ने वाली है। मैं नीचे जा रहा हूं। तुम लोग खिड़की और दरवाजे बंद करके नीचे आ जाना। अब उन मूर्खों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तूरस ने तहखाने में उतरकर दरवाजा भीतर से लॉक कर लिया। सारी दुनिया तबाह हो जाएगी, बस मैं बचा रहूंगा, इस धरती का अकेला इंसान। ऊपर शत्रु के विमान आ पहुंचे थे और परमाणु बमों की बरसात आरंभ हो चुकी थी। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। आई, भागो भागो! ऊपर मैक तहखाने का दरवाजा पीट रहा था। ये क्या मजाक है तूरस, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो तूरस, मुझे तो आने दो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मगर तूरस तो भविष्य के सपने बुन रहा था। धरती के वीरान गोले पर मैं अकेला जीवित इंसान होऊंगा, पूरी धरती का मालिक। हा 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 हा। तभी ऊपर से एक विमान ने बम गिराया और तूरस का मकान आग के जलते गोले में परिवर्तित हो गया। कुछ ही देर में पूरा शहर जलता हुआ शमशान बन चुका था। इंसान तो क्या, पेड़ पौधे, जानवर और पक्षी भी समाप्त हो चुके थे। पूरी पृथ्वी पर मौत का तांडव था। जीवन नाम की चीज सिर्फ उस तहखाने में विद्यमान थी। चारों तरफ सन्नाटा है। अब दरवाजा भी नहीं पीटा जा रहा, तो क्या सब समाप्त हो गए? उसने उठकर सीढ़ी दरवाजे पर लगाई। देखकर आता हूं ऊपर क्या हो रहा है। तभी उसके अंतर्मन ने उसे समझाया, ये क्या कर रहा है मूर्ख? दरवाजा खोलते ही तू परमाणु रेडिएशन का शिकार हो जाएगा। जीवित रहना है तो स्वयं पर संयम रख। इस तहखाने से तभी बाहर निकलना जब ऊपर से परमाणु रेडिएशन का प्रभाव हट जाए। उसी पल धरती बहुत जोरों से डोली थी। उफ, लगता है परमाणु ऊर्जा के प्रभाव से भूकंप आ गया है। तहखाने की धरती एक धमाके से फट गई। धरती में उत्पन्न दरार में से कोई चीज उभर रही थी। ओह, ये क्या है? तूरस आंखें फाड़े दरार से बाहर आते उस अजीब और भयानक जीव को देख रहा था। तूरस भय के कारण जड़वत खड़ा रह गया था। हे भगवान, ये क्या बला है? उस जीव के पीछे पीछे एक दूसरी बला दरार से बाहर निकली। उफ, मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि बमों से छलनी हुई धरती के गर्भ से भी कुछ जन्म ले सकता है। उन जीवों को देखकर तूरस के मस्तिष्क में हलचल मची हुई थी। दुनिया तबाह हो चुकी है।
इंसानों ने अपने ही बनाए हुए घातक हथियारों से इंसानों को खत्म कर दिया है और इस धरती के प्राचीनतम प्राणी हजारों वर्ष तक भूमिगत रहने के बाद इंसानों की जगह लेने आ रहे हैं। एक बार फिर इस धरती पर इन प्राणियों का राज होगा। तभी उस जीव की लंबी पूंछ का फंदा उसके शरीर पर आकर गिरा। आह! फिर एक झटका लगा और वह उछलकर दोनों जीवों के सामने जा गिरा। अंतिम क्षणों में उसने दोनों जीवों को स्वयं पर टूटते देखा था। अपना कातिल। हिमालय की पर्वतीय श्रृंखला के मध्य स्थित इन विशाल बर्फानी घाटियों में भटकते ये दोनों युवक पेशे से शिकारी थे, जो बर्फानी लोमड़ियों को पकड़कर चिड़ियाघरों में सप्लाई किया करते थे। सांगा, सुबह से शाम हो गई, हमें अभी तक एक भी लोमड़ी नहीं दिखाई दी है। लगता है आज शिकार नहीं मिलेगा कोहान। हम लोग बहुत दूर निकल आए हैं, अब वापस चलो। कुछ दूर और चलते हैं यार, खाली हाथ लौटना ठीक नहीं होगा। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक मानव चीख उभरी, साथ ही दरिंदों जैसी घुर्राहट थी। दोनों आवाज की दिशा में लपके। कोई इंसान है वहां, और शायद पहाड़ी भेड़िए भी। टीले के पीछे एक भयानक दृश्य था। भागो! है। गोली की आवाज से भेड़िए डरकर भाग निकले थे। तुम कौन हो भाई? इस बर्फानी घाटी में अकेले क्या कर रहे हो? पानी। कोहान ने तुरंत ब्रांडी की बोतल उसके हाथ में पकड़ाई थी। ए, बस करो, हमें भी ब्रांडी की जरूरत है। सांगा ने बोतल उसके हाथ से छीन ली। कमबख्त ने खत्म ही कर डाली, लेकिन इसकी हालत अब भी नहीं सुधरी है। इधर अर्ध बेहोशी के हालत में पहुंचे उस आदमी के कंठ से रुक रुक कर कुछ शब्द निकल रहे थे। सोना, हेलीकॉप्टर। सोना? क्या बक रहे हो? कहाँ है सोना? वहाँ, उस ओर। मेरा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, उसमें 50 लाख का सोना है। ये कहते हुए ईशान की गर्दन ढलक गई थी। ये तो मर गया। हाँ, लेकिन मरते मरते हमें लखपति बना गया। तुम ठीक कहते हो सांगा, मुझे ये व्यक्ति किसी तस्कर गिरोह का सदस्य लगता है। हमें वह हेलीकॉप्टर खोजना चाहिए, फिर हम उस सोने के मालिक होंगे। तुरंत ही दोनों चल दिए थे। कदमों के ये निशान हमें उस स्थान तक ले जाएंगे जहां से उस व्यक्ति ने यात्रा आरंभ की होगी। काफी दूर आने के बाद इतनी देर हो गई चलते, ना जाने कमबख्त कहां से चला आ रहा था। 50 लाख बहुत बड़ी रकम है, उसे पाने के लिए मुसीबत तो झेलनी ही पड़ेगी कोहान प्यारे। तभी अरे वह देखो, स्लेज। वह व्यक्ति निकट के किसी गांव का निवासी लगता है। अगर हमें इसका स्लेज मिल जाए तो हेलीकॉप्टर को ढूंढना काफ़ी आसान हो जाएगा। स्लेज में सवार शूमा नामक व्यक्ति ने उन्हें देखकर स्लेज रोकी। कहाँ भटक रहे हो दोस्तों? लोमड़ी के शिकार पर निकले थे, मगर रास्ता भटक गए हैं। तो आ जाओ, मैं तुम्हें निकट के एक गाँव तक छोड़ दूंगा। ठीक है। स्लेज में बैठते ही सांगा का व्यवहार बदल गया। स्लेज वापस मोड़ लो, वरना शूट कर दूंगा। ओह, मैंने तुम्हें पहचानने में भूल कर दी। यदि तुम मुझे लूटना चाहते हो तो गलती कर रहे हो। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूरी पर किसी जगह एक हेलीकॉप्टर गिरा पड़ा है जिसमें 50 लाख का सोना है। हम उसे ही लेने जा रहे हैं। अगर तुम हमारा साथ दो तो सोने का एक हिस्सा हम तुम्हें भी देंगे। मुझे सोने का लालच नहीं है मिस्टर, और मैं तुम्हें बता दूं कि इस बर्फानी घाटी में जीवित रहना मुश्किल काम है। फिर तुम्हें अपनी मंजिल का ठीक पता भी नहीं है। अगर भटक गए तो जान के लाले पड़ सकते हैं। भाषण बंद करो, या तो हमारे साथ चलो, वरना तुम्हें मार कर तुम्हारी स्लेज ले जाएंगे। ठीक है, मैं साथ चलने को तैयार हूँ। शूमा ने यह निर्णय मजबूरी में किया था, वह लालची नहीं था। और अब उन्हें स्लेज में सफ़र करते हुए 5 घंटे बीत चुके थे। ठंड बढ़ती ही जा रही है, रात भी हो गई है। अब यात्रा करना खतरनाक है।
कोई सुरक्षित स्थान देखकर पड़ाव डाल लेते हैं। सुबह यात्रा करेंगे। ये स्थान पड़ाव के लिए ठीक नहीं है। पहाड़ी भेड़िए घूमते हैं इस क्षेत्र में। सांगा ने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए एक टीले के निकट स्लेज रुकवाई थी। आ जाओ, हम लोग टीले पर सुरक्षित रहेंगे। मैं कुत्तों को खोल देता हूँ। लकड़ियाँ जमा करके उन्होंने अलाव जलाया। लकड़ियाँ गीली होने के कारण पूरी एक माचिस आग जलाने की कोशिश में ख़त्म हो गई है। फिक्र ना करो, एक माचिस मेरी जेब में भी है। खाना खाकर वे बर्फ पर ही लेट गए थे। सांगा को नींद नहीं आ रही थी। अगर वह सोना मिल गया तो मैं इन दोनों को गोली मारकर समाप्त कर दूंगा और पूरे सोने पर अधिकार करूंगा। आधी रात के समय अरे नीचे पहाड़ी भेड़ियों ने उनके कुत्तों पर हमला कर दिया था। उफ, ये भूखे भेड़िए कुत्तों को मार डालेंगे। सांगा और कोहान ने तुरंत राइफलें संभाली। पलक झपकते ही उन्होंने 2 भेड़िए मार गिराए थे। शेष भेड़िए डरकर भाग निकले थे। भाग गए कमबख्त। लेकिन हम अभी नीचे नहीं जाएंगे। भेड़िए बहुत चालाक होते हैं, शायद दोबारा हमला करें। सुबह हुई तो वे टीले से नीचे उतरे। ओह, 2 कुत्ते मर चुके हैं और 3 घायल हैं। ओह मेरे प्यारे कुत्ते, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। बको मत शुमा, अब ये घायल कुत्ते हमारे काम के नहीं रहे। इन्हें भी गोली मार देते हैं। नहीं, मेरे कुत्तों को मत मारो। इसे बकने दो कोहान, तुम कुत्तों को शूट कर दो। मगर मेरे पास तो गोलियां खत्म हो चुकी है। लेकिन मेरे पास कुछ गोलियां हैं। इकलौता बचा कुत्ता डरकर एक तरफ को भाग लिया था। सांगा, तुमने मेरे कुत्तों को मार दिया। सांगा के एक ही मुक्के ने शुमा को बर्फ पर ढेर कर दिया था। आह, मेरे पास सिर्फ एक ही गोली बची है, वरना तुझे भी शूट कर देता। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, मुझे उस सोने को हर हालत में प्राप्त करना है। अब हम पैदल ही आगे चलेंगे। किसी ने इनकार किया तो मैं उसे मार डालूंगा। मैं तो इनकार नहीं कर रहा यार। स्लेज में रखी कुल्हाड़ी भी सांगा ने उठा ली थी। चलो आगे बढ़ो, तुझे सजा अवश्य मिलेगी पापी। बर्फानी तूफान आने वाला है। अभी वे कुछ ही आगे बढ़े थे कि तूफान आ गया। ओह आह! उन्होंने एक टीले के ओट में पनाह ली थी। तीनों एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। ओह, ठंड बहुत बढ़ गई है। ब्रांडी निकालो सांगा। बोतल में जरा सी ब्रांडी है, ये किसी को नहीं मिलेगी। ये नाइंसाफी है सांगा। शट अप यू बास्टर्ड। सांगा, कोहान ने जवाबी हमला करना चाहा, मगर अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। ये क्या कर दिया पापी? सोने का एक हिस्सेदार कम कर दिया है। तूफान भी थम चुका था। शुमा, मैं अपनी आखिरी गोली इस्तेमाल कर चुका हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कुल्हाड़ी है। अगर तुमने कोई गड़बड़ी की तो काट कर रख दूंगा। चलो आगे बढ़ो। सांगा बहुत कमीना इंसान है। सोना मिलने पर मुझे भी जीवित नहीं छोड़ेगा। फिर वह कई घंटे तक हेलीकॉप्टर की तलाश में घाटी में भटकते रहे। अचानक हेलीकॉप्टर! सोना देखकर सांगा पागल हो उठा था। हा 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 हा, सोना ही सोना, मैं लखपति बन गया। अगले ही पल सांगा की आंखों में दरिंदगी उभर आई। सोना मुझे मिल गया। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। तेरा मर जाना ही ठीक है। लेकिन इससे पहले कि सांगा शुमा पर वार कर पाता, हवा में मानो बिजली सी सरसराई। आह! अपने कुत्ते को देखकर शुमा का चेहरा खिल उठा था। शाबाश टाइगर, मुझे तेरा ही इंतजार था। दोस्त, मैं जानता था तू अवश्य आएगा। फाड़ डाल इस पापी को। टाइगर भयानक अंदाज में सांगा को झिंझोड़ रहा था, मानो उससे अपने साथियों का बदला लेना चाहता हो। तभी सांगा का हाथ अपनी कुल्हाड़ी पर पड़ा और अपने कुत्ते को घायल होता देख शुमा का खून खौल उठा। पापी! सांगा बर्फ तोड़ता हुआ अंदर समा गया। वास्तव में वहां बर्फ की परत के नीचे पानी था। सांगा उसी ठंडे पानी में गोते खा रहा था। बचाओ! ओह, इसे बचाना चाहिए। आ जाओ। पानी में भीग जाने के कारण सांगा के होश गुम हो चुके थे। ठंड से मेरा शरीर अकड़ रहा है। मुझे गर्मी चाहिए। यहाँ गर्मी कहाँ से आएगी?
माचिस तो कोहान की जेब में थी जिसे मारकर तुम पीछे छोड़ आए हो। शून्य से भी कई डिग्री कम तापमान और शरीर गीला होने के कारण कुछ ही मिनटों में सांगा के शरीर का खून जमने लगा। आंखों में अंधेरा छाने लगा। मुझे बचा लो शुमा, मुझे वापस ले चलो। क्यों, 50 लाख का सोना नहीं चाहिए? भाड़ में गया सोना, मुझे जिंदगी चाहिए। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। आह! कोहान भी जिंदा रहना चाहता होगा जिसे तुमने मार डाला। सांगा कुछ बोला नहीं तो शुमा ने उसे छूकर देखा। ओह, ये तो खत्म हो गया। ठंड से शरीर भी अकड़ गया है। इस इंसान को देख ले मेरे यार, सोने के लालच में अपने मित्र को मार डाला और अपना जीवन भी गंवा दिया। लानत है ऐसी दौलत पर जिसका मोह इंसान को दरिंदा बना देता है। शुमा को उस मनहूस सोने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, अतः वह अपने प्रिय कुत्ते के मार्गदर्शन में अपनी दुनिया की ओर लौट गया।